ये है प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न ये कह रहा है कि अनुच्छेद 360 यानी कि आपातकाल का जो प्रोविज़न किया गया है भारतीय संविधान में, और इसी आपातकाल से ये जो है क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको परीक्षा में भी ध्यान देना जरूरी है कि सही पूछा जा रहा है या सही नहीं पूछा जा रहा है। विकल्प दिए गए हैं कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह कर रहा है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा ही अनुमोदित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प यह कर रहा है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। और वहीं चौथा विकल्प यह कर रहा है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकती है। और इसमें बताना है कि इसमें से कौन से विकल्प जो है सही है। तो चलिए बारी बारी से जांच करते हैं कि कौन से विकल्प सही है। तो पहला विकल्प जो कर रहा है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी न्यायालय में जो राष्ट्रपति जो उद्घोषणा करेगी उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, जो कि गलत है। और इसमें जो है 38वां संविधान संशोधन आया था। हम 38वां संविधान संशोधन 1975 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आपातकाल की उद्घोषणा करने का समाधान अंतिम एवं निर्णायक है और इसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन आती है जो कि 1978 में आती है और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस प्रावधान को जो है निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इसके बाद जो है वो बंद किया गया कि राष्ट्रपति का समाधान जो है वो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर न्यायालय में जो है प्रश्न किया जा सकता है। इसलिए जो है विकल्प ए सही नहीं है और इस प्रकार जो है ए विकल्प गलत हो गए। बात करें दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा के द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जो कि गलत है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसकी जो घोषणा जारी होती है उसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 मंथ के भीतर जो है 2 मंथ के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो है केवल लोकसभा की बात हो रही है और यहाँ जबकि इसे दोनों सदनों द्वारा जो है 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। और इसके अनुमोदन का जो संकल्प होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है विकल्प भी गलत है क्योंकि यहाँ पर केवल लोकसभा की बात हो रही है, जबकि दोनों सदन में जो है ये बातें हो सकती हैं। दोनों सदन द्वारा जो है इसको पारित किया जाना 2 महीने के भीतर अनिवार्य है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प जो है सही है और यही जो है 21 प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है वह विकल्प सी कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को ये जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत का मतलब होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, इससे जो है पारित किया जाना सही है और विकल्प सी सही है। वहीं चौथे विकल्प की बात करें तो चौथा विकल्प कहा गया कि वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकती है। तो ऐसा जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि संसद जो है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विधियों पर जो है कानून बना सकती है, इसलिए जो है विकल्प डी भी सही नहीं है। तो इस प्रकार ये तीनों विकल्प सही है और इसका जो है सही उत्तर विकल्प सी है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा कथन कह रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। तो इसमें जो है कौन से विकल्प जो है सही है।
तो जांच और पूछा गया है कि इसमें कौन से जो है सही है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच करते तो पहला कथन ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको विकल्प 1 में ये ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है इसका गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि एनएचआरसी के जो अध्यक्ष होते हैं, इसे तो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि एसएचआरसी के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है गवर्नर द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। और चूंकि विकल्प में जो है कथन 1 में दोनों को जो है राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है, इसलिए जो है पहला विकल्प जो है गलत है। और पहला विकल्प गलत है तो आपका जो है ए विकल्प भी गलत हो जाएगा और यहाँ पर सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब जांच करते हैं दूसरे विकल्प की। तो दूसरा विकल्प का ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। नियुक्ति तो एनएचआरसी में राष्ट्रपति करते हैं, एसएचआरसी में गवर्नर करते हैं, लेकिन पदच्युत करने की बात जब होती है तो इसको जो है केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। यानी कि इसमें दोनों के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। और इस प्रकार जो है विकल्प बी सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा कथन जो है सही है और इसका आंसर जो है बी होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि हित समूह समाज के किसी वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रचारक हित समूह हो सकते हैं और वर्ग विशिष्ट हित समूह हो सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विशिष्ट हित समूह के उत्कृष्ट उदाहरण है? और यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि अधिवक्ताओं या चिकित्सकों जैसे पेशेवर निकाय, व्यापार संघ और बंधुआ श्रमिक या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह। और इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें विकल्प सही है। और फिर से आप प्रश्न समझ ले कि हित समूह समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रचारक हित समूह और विशिष्ट हित समूह। तो इसमें से जो है विशिष्ट हित समूह के बारे में आपको बताना है की बात की जा रही है। तो विशिष्ट हित समूह में व्यापार संघ, व्यावसायिक संगठन, पेशेवर जिसमें अधिवक्ता, चिकित्सक, प्रशिक्षक शामिल है। ये जो कुछ एग्जाम्पल है जो कि विशिष्ट हित समूह से संबंध रखते हैं। और इस प्रकार जो है ये 1 भी सही है और 2 भी सही है, व्यापार संघ और अधिवक्ताओं या चिकित्साओं जैसे पेशेवर निकाय। और 1, 2 दोनों सही है, तो विकल्प ए भी गलत हो गया, विकल्प सी भी गलत हो गया और विकल्प डी भी गलत हो गया। और चूंकि ये तीनों विकल्प गलत हो गए, इसलिए गलत हो गए कि 1, 2 दोनों सही है, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर बी होगा। और तीसरा जो है गलत है। तीसरा इसलिए गलत है कि ये जो है प्रचारक हित समूह के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस वाले के अंतर्गत, प्रचारक हित समूह के अंतर्गत। और प्रचारक हित समूह को जो है जनहित हित समूह भी कहते हैं, क्योंकि ये चयनात्मक के बजाय सामूहिक कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। और इनका लक्ष्य जो है स्वयं के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समूहों की भी सहायता करना होता है। जैसे बात करें तो बलात् श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह स्वयं के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए संघर्ष करता है जो इस प्रकार के उत्पीड़न से ग्रस्त होते हैं। और इस प्रकार जो है ये जो बलात् और बंधुआ श्रमिकों वाली जो जातिगत पेशेवर निकाय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने वाला समूह है, ये जो है प्रचारक हित समूह के अंतर्गत आते हैं। वहीं ये ऊपर जो दिए गए विकल्प 1 और 2 हैं, ये विशिष्ट हित समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका उत्तर बी होगा। 24, और ये प्रश्न ये कर रहा है कि निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता के लोप का कारण बन सकता है। और आपको याद होगा कि भारतीय नागरिकता के लोप के कारण के बारे में संविधान में 3 प्रकार के जो कारणों की चर्चा की गई है। तो जानते हैं इस विकल्प में कि क्या क्या दिए गए हैं कारण, और इसमें जो है सही उत्तर को चुनना है। तो पहला कहा गया कि जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है, तो ये बात आप जानते होंगे कि उसकी सदस्यता जो है स्वयं खत्म हो जाती है, और इसलिए जो है विकल्प 1 सही है।
और जब विकल्प एक सही होगा तो आप इसमें उत्तर में देख सकते हैं कि इसमें विकल्प सी गलत हो जाएंगे, विकल्प डी गलत हो जाएंगे। दूसरे विकल्प की बात करें तो यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो तो ये भी विकल्प सही है। और जब विकल्प यहाँ पर गलत हो गया, जब किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली गई हो तो विकल्प एक जो है सही है, और विकल्प एक सही है तो विकल्प सी जो है ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे विकल्प की जांच करें तो यदि नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया गया हो तो दूसरा विकल्प भी सही है, और दूसरा विकल्प भी सही है तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और ऑप्शन नहीं बचता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि विकल्प जो है डी इसका सही उत्तर है, यानी कि 1, 2, 3 दोनों सही है। और तीसरा जो कथन है, कहा गया है कि यदि वह नाबालिग है तथा उसके माता पिता ने भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तो वह जब 18 वर्ष का हो जाएगा, तो 18 वर्ष के जब वो हो जाएगा तो उसके पश्चात जो है 1 वर्ष के भीतर जो है भारतीय नागरिकता के पुनर्ग्रहण की इच्छा व्यक्त कर सकता है, और उसके बाद जो है वह पुनः भारत का नागरिक हो सकेगा। तो इसलिए जो है तीसरा विकल्प भी सही है, और इस प्रकार 1, 2, 3 तीनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 25, और ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएं हैं। यानी कि परिसंघीय विशेषताएं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और विकल्प दिए गए हैं एकल संविधान, द्विसदनीयता और एकीकृत न्यायपालिका। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करके इसमें जो है सही उत्तर चुनना है, और इसमें आपको बताना है कि कौन से जो है भारतीय संविधान की परिसंघीय विशेषताएँ हैं। तो भारत का संविधान जो है सरकार की परिसंघीय प्रणाली की स्थापना करता है, और परिसंघीय जो विशेषताएं होती है इसमें सरकार की दोहरी व्यवस्था, यानी कि केंद्र स्तर पर हो और राज्य स्तर पर, उसके बाद शक्तियों का पृथक्करण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अनम्यता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता, ये जो है ये जो है परिसंघीय विशेषताओं में शामिल होते हैं। और चूँकि ये द्विसदनीयता तो परिसंघीय विशेषताओं में शामिल होते हैं तो 2 सही है, तो 2 सही है तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। और आगे एकल संविधान की बात करें तो एकल संविधान की जो व्यवस्था है यह एकात्मक या गैर परिसंघीय विशेषता में है, और इसलिए जो है विकल्प 1 सही नहीं होगा। तो विकल्प 1 सही नहीं होगा तो ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, और सिर्फ बच जाएंगे बी। तो बिना 3 को जो है चेक किए इसका विकल्प जो है बी सही उत्तर है। एकीकृत न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ये जो है सरकार की एकात्मक या गैर परिसंघीय विशेषताओं में शामिल है, जबकि भारत के संविधान की परिसंघीय विशेषताओं में जो है ये शामिल है, क्या कहते हैं, द्विसदनीयता जो है ये परिसंघीय विशेषताओं में शामिल है, और इसलिए इसका विकल्प जो है बी सही उत्तर है। गया है प्रश्न संख्या 26, और ये प्रश्न ये पूछा गया है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प 1 कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, और विकल्प 2 ये कह रहा है कि यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, न कि तकनीकी परामर्श, जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि यह एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष यानी कि बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। और बताना है आपको कि इसमें से कौन से जो है सही है। तो चलिए बारी बारी से तीनों कथनों की जांच करते हैं कि इसमें कौन सा जो है सही है। तो सबसे पहले कहा गया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि बिल्कुल सही है। नीति आयोग को जो है योजना आयोग के भांति ही भारत सरकार के एक कार्यकारी संकल्प अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित किया गया था, और इस प्रकार यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। दूसरे शब्दों में यह एक संवैधानितर अथवा गैर संवैधानिक निकाय है। इसलिए जो है विकल्प 1 सही है, और विकल्प 1 सही है तो ऑप्शन डी जो है ऐसे ही गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएंगे। अब इस दोनों विकल्प में देखना है कि कौन से सही है। दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, न कि तकनीकी परामर्श, जो कि बिल्कुल गलत है। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख नीतिगत विचार मंच है जो निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ साथ नीति आयोग जो है केंद्र और राज्यों को
प्रासंगिक तकनीकी परामर्श भी प्रदान करता है। और चूंकि विकल्प में दिया गया है कि तकनीकी परामर्श प्रदान नहीं करता है, इसलिए जो है दूसरा विकल्प गलत हो गया। और दूसरा विकल्प गलत हो गया तो ऑप्शन सी भी गलत हो गए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गए हैं ए, और जिसमें 1 3 दिया गया है। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि 1 3 दोनों विकल्प जो है सही है। यह एक सहयोगात्मक और आधार से बॉटम दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि योजना आयोग की कार्यप्रणाली के उल्टा जो है नीति आयोग सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष यानी कि बॉटम अप दृष्टिकोण प्रदान करता है। और इसलिए जो है विकल्प 1 और विकल्प 3 सही है, और विकल्प 1 और 3 सही है, तो इसका उपयुक्त उत्तर जो है ए होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्ववर्ती भारतीय रियासतों के जो एकीकरण हुई, और ये सरदार पटेल का जो है इसमें काफ़ी योगदान रहा, तो इसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। और इसमें एक के तरफ जो है स्वदेशी रियासत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ एकीकरण की विधि दी गई है। और आपको बताना है कि किस विधि द्वारा जो है किस रियासत का एकीकरण किया गया। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, क्या हैदराबाद को जनमत संग्रह द्वारा एकीकरण किया गया, क्या जूनागढ़ को सैन्य कार्रवाई द्वारा किया गया, और क्या कश्मीर को विलय पत्र द्वारा किया गया। और उपयुक्त युगों में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इस बात को जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताने हैं। तो सबसे पहले बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का जो है जनमत संग्रह द्वारा बिल्कुल इसका जो है विलय नहीं किया गया। हैदराबाद में के लिए जो है काफ़ी वाद विवाद हुई, लड़ाई हुई, और इसके लिए जो है अंतर जो है सैन्य कार्रवाई द्वारा चूँकि इसका विलय किया गया था, एकीकरण हुआ था, इसलिए जो है विकल्प 1 सही नहीं है। और विकल्प 1 सही नहीं है तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएंगे, और सिर्फ एक ही विकल्प बच जाएगा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में केवल 3 सही हो गए। इसका मतलब है जूनागढ़ का जो एकीकरण हुआ वो जनमत संग्रह द्वारा हुआ, और इंटरचेंज करने पर ये सही हो जाते हैं। इस प्रकार जो है केवल 3 जो है इसका सही उत्तर है। बात करेंगे भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो है भारत में जो है राजनीतिक इकाई के रूप में जो है 2 श्रेणी मौजूद थी। एक वह था जो ब्रिटिश प्रांत के रूप में जाना जाता था, और ये जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जो है उसके नियंत्रण में था। वहीं दूसरे को जो है देसी रियासत के रूप में जाना जाता था, और ये ब्रिटिश राजशाही के सर्वोच्चता के अधीन थी। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आया, उसके द्वारा जो है 2 स्वतंत्र और एवं पृथक संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। और इसमें जो है जब ये 2 पृथक राष्ट्र का जन्म हुआ, तो इस स्थिति में देशी रियासतों को जो है 3 गो विकल्प यहाँ पर दिए गए कि आप इस 3 विकल्प में से जो है जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या अन्यथा या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इन तीनों विकल्प में से जो है आपको जो विकल्प चूज करना हो वो विकल्प आप चूज कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है भारत के भौगोलिक सीमाओं में जो है उस समय 552 लगभग देशी रियासतें थी, जिसमें से जो है 549 तो आराम से जो है भारत में जो है शामिल हो गई। वहीं 3 के लिए जो है काफ़ी वाद विवाद हुआ, और वो 3 जो है ये हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैदराबाद को जो है सैन्य कार्रवाई द्वारा एकीकरण किया गया। हैदराबाद का जो है सैन्य कार्रवाई द्वारा एकीकरण किया गया। वहीं जूनागढ़ की बात करें तो जनमत संग्रह द्वारा, और जबकि कश्मीर का जो है विलय पत्र द्वारा। इसलिए जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर जो है विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। और तीसरा जो है इसमें विकल्प सही है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर महोत्सव दिए गए हैं, और दूसरे सूची में जो है राज्य की बात की गई है, और पूछा गया है प्रश्न में कि इसमें से जो है कौन सा सही है। तो सबसे पहले अम्बुबाची मेला जो कि असम में लगती है, तो बिल्कुल सही बात है। अम्बुबाची मेला जो है प्रति वर्ष जो है माँ कामाख्या के जो है वार्षिक रजो धर्म के
प्रतीक का जो है यह उत्सव है और यह प्रतिवर्ष जो है असम में जो है यह मेला लगती है और इसे जो है पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी आप जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी इसे जाना जाता है। और यदि विकल्प ए सही है तो एक सही है, तो विकल्प डी ऐसे ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद अगले विकल्प की बात करें तो चैत्र यात्रा क्या उड़ीसा में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। चैत्र यात्रा का आयोजन जो है उड़ीसा के तारा तारनी पहाड़ी मंदिर में किया जाता है और यह तीर्थ स्थल जो है ऋषिकुल्पा नदी के तट के निकट एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। और ऋषिकुल्पा जो है ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं उसके प्रजनन के लिए जो है काफ़ी विख्यात स्थल है। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन 2 भी सही है और अगर 2 सही है तो इसमें जो है विकल्प बी भी गलत हो गए और विकल्प ए भी गलत हो गए। इसका मतलब है कि विकल्प सी सही उत्तर है, यानी कि 1-2 सही है, 1-2 सही है। यानी कि बिशु जो है इस उत्तर प्रदेश से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह बिशु का जो है केरल से संबंध है। वहीं रंगोली बिहू की बात करें तो इसका संबंध जो है असम से है। और इस प्रकार जो है आप इसे समझ सकते हैं कि 28 का जो प्रश्न संख्या 28 का जो उत्तर होगा वो सी होगा विकल्पों को छांटने के माध्यम से। तो थोड़ा बिशु के बारे में जान लेते हैं। बिशु जो है यह केरल में मनाया जाता है और ये इस महोत्सव में जो है श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वहीं रंगोली की बात करें तो रंगोली बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है और यह असम और इसे जो है बोहाग बिहू भी कहा जाता है और यह जो है असमिया नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। और असम के लोगों द्वारा वर्ष में 3 बार बिहू मनाया जाता है जो कि कृषि के विभिन्न चक्र से संबंधित होते हैं, जैसे भोगाली जो माघ बिहू के नाम से जाना जाता है और जो जनवरी माह में मनाया जाता है। वहीं बोहाग की बात करें तो इसे रंगोली बिहू के रूप में जाना जाता है और यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। और वहीं कोगाली बिहू की बात करें तो ये जो है अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और इस प्रकार आप सबका व्याख्या सही से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 और प्रश्न संख्या 29 ये कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना ये जरूरी है कि सही है पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि इसी में गलत करके चले आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए विकल्प देखते हैं कि क्या विकल्प दिए गए हैं। तो यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है। दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि कैग भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। और चौथा विकल्प ये कह रहा है कि कैग को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस पर जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन से विकल्प सही है। तो सबसे पहले विकल्प की बात करें, भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है, यह बात बिल्कुल सही है और विकल्प ए सही है कि यह जो है संघ की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों से संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है। और दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प कहा गया कि कैग भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो ये भी जो है विकल्प सही है। उसके बाद तीसरा विकल्प कह रहा है कि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, जो कि गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कैग जो है दोनों सरकार के यानी कि राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण का कार्य करता है, लेकिन वर्ष 1976 में कैग को संघ सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण के संबंध में उसके उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया संघ के लिए, यानी कि संघ के संकलन और उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। कब? 1976 में। यहाँ पर आपको ध्यान रखने की 1976 में चूँकि इनको इसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया और इसी मुक्त करने के कारण जो है फ्रेंड्स ये जो है विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प जो है गलत है कि कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। और हमें चूंकि इसमें गलत उत्तर ही निकालने थे, इसलिए जो है इसका विकल्प सी सही उत्तर है, क्योंकि सी विकल्प जो है गलत है। डी विकल्प की बात करें तो कैग को उन्हीं आधारों और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन पर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, कैग को उसी आधार और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसलिए विकल्प डी भी सही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपको जो है इसमें से गलत उत्तर चुनने थे, तो गलत उत्तर जो है इसमें सी है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 और प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको जो है गलत बताना है कि इसमें से जो है कौन सा गलत है और ये बात जो है आपको बतानी है। तो विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्प कर रहा है कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है, एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद बी विकल्प कर रहा है कि यह ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक और विधिक रक्षा उपायों के मामले की जांच करता है। विकल्प सी कह रहा है कि एनसीबीसी के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि सही है। और विकल्प डी ये कह रहा है कि यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो डी विकल्प भी सही है। तो ये तीनों विकल्प सही है, तो इसका मतलब जो है बी विकल्प गलत है। बी विकल्प में कहा गया है कि यह ओबीसी और आंग्ल भारतीय समुदाय दोनों के लिए संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों के मामलों की जांच करता है, जो कि गलत है। आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंध जो है संवैधानिक और अन्य विधिक रक्षा उपायों से संबंधित जो मामलों की जांच करता है उस बॉडी का नाम है एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। और इस प्रकार जो है ये गलत है। और एनसीबीसी तो सिर्फ ओबीसी के लिए देखता है, वही आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है संवैधानिक एवं विधिक रक्षा उपायों की बात करें तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए चूंकि एनसीएससी देखता है, इसलिए जो है विकल्प बी गलत है। और चूंकि इसमें हमें गलत ही निकालना था, इसलिए जो है इसका विकल्प बी सही उत्तर है।